नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 का पाठ्यक्रम लगातार जारी है और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनसीईआरटी के अध्याय 2 में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हम पॉलिटी के चैप्टर में 2 में पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। देखिए, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा वो फर्स्ट चैप्टर था और उस फर्स्ट चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी, मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत ही ज़रूरी हैं, उनको एक बार फिर से पढ़िएगा और सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में हमने शुरुआत वहाँ से ही करी थी और अब क्यों और क्या है ज़रिए इस चीज़ की शुरुआत अब हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि हमारा ये चैनल आप सभी लोगों तक और आपसे आगे तक पहुंच सके और उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। चलिए, एक छोटे से परिचय को मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी दिया था, आपको इसमें भी एक बार छोटा सा परिचय सुनाते हैं कि देखिए, जो पिछले अध्याय की कथाओं और विश्लेषण से हमें इस बात का जो आभास हुआ कि लोकतंत्र कैसा होता है, इन कथाओं से में हमने सरकारों को लोकतांत्रिक कहा था और कुछ को अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक। हमने देखा कि इनमें से कुछ देशों की सरकार औरों से भिन्न है। आइए अब इन कथाओं से कुछ अब सबक सीखें, कुछ और बुनियादी सवाल पूछें। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं और फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। जहां हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इन सबको न्यून लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है और ऐसा क्यों है, कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या सही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम इस अध्याय में के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र क्या है। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े और इन विवरण में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की और इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं। पहली बात जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना, इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं। पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद शासन करने वाले काल में इनमें से क्या अंतर है। इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या समानता है। हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं और इन्हीं बातों के आधार पर सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, इनके बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए, और अगर आप लिखते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको आपको चेक करके दे सकें। आगे चलते हैं, परिभाषा की ज़रूरत क्यों। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा पर भाग लेने लगी। मैरी, मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। एक अध्याय को किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा ठीक नहीं होगा। लिंगदो मैडम, तुम्हारी बात में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात और प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है।
शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैरी, फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? लिख दो मैडम। हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परेशानी की ज़रूरत तभी होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थितियों और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्यों है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया वर्ड, जो वाक्य है, वही हमारे लोकतंत्र की परिभाषा में आपको सुनने मिलेगा और पढ़ने भी मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं और इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? लिख दो मैडम। मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल है कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनान में डोमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? लिख दो मैडम। इस सवाल पर विचार करने का भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से इसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा होता नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरल करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता हो। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्में देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैरी मैडम, आपके कहने का मतलब है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिख दो मैडम। एकदम सही। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। खुद करके एक बार विचार करें कि लिंग दो मैडम की बात को गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सादा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसा, क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती है? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा और इसमें आपने क्या अनुभव किया, उसको आप लिख सकते हैं अपनी एक छोटी सी डायरी में। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र जो है वो शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को अंतर कर देती है। म्यांमार में सैनिक शासनों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों
के द्वारा शासन नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया है तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार के बीच सावधानीपूर्वक फर्क रखना चाहिए, और यही काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन को जमा किया, और इस बार उसने उक्त पंक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का प्रयोग नहीं किया। वह चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उक्त उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। किसी ने जिसने कहा है, इनके बारे में आप बताइएगा। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। तीसरा, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जिनको कहा बुक में से ढूंढा गया था, और उनमें जिन जिन लोगों ने इसे कहा उसके बारे में आप नाम बता सकते हैं। देखिए, कार्टून कुछ बना हुआ है। ये इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को किस तरह और इस तरह क्यों लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की और कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। पहला, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना चाहिए आवश्यक है, और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने या अधिकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं और किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है। नेक्स्ट, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं से बंध कर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में
चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकार और जनरल मुशर्रफ के पास है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण ही है चर्चा करते हैं एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथों में ही है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। पिछले अध्याय में हमने पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत और सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषताओं पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद के क्वांगो रेमिन दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, जिसे मतलब चीन की संसद को क्वांगो रेमिन दवावियाओ दाहुई कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है और उसमें पूरे चीन के करीब लगभग सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना होती है और चुने हुए चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी को ही बनाती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको ने हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते थे और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल सक पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपने शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद, है ना, जरा इधर पे देख लें। ठीक है। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासन दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने के विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहाँ शासन दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए विपक्षी चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषताओं या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक इससे ज़्यादा
एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 4 में और आगे बातें जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था, और अब इस सिद्धांत को लगभग क्या है, पूरी दुनिया ने मान लिया। और किसी व्यक्ति को मतदान का समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी क्या है, कम नहीं है। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, और इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 4 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और मैं यही मुझे पसंद था। देखिए ऐसा कुछ इस पे एक कार्टून बना हुआ है। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है, और यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के संदेश और अध्याय के आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना आप करें। आगे बढ़ते हैं। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1990 में अल्पसंख्यक गोरों के शासक से मुक्ति मिली, और उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, और जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। और इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर वे चुनाव के गलत तरीके से अपनाते हैं। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है, और उनकी जवाबदेही को कम किया गया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। अखबार स्वतंत्र है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों को परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते हैं, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का नागरिकों को देखिए एक क्वेश्चन है, एक कार्टून बना है, उसको पहले देख लें। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसे लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया, और इस कार्टून से इसी पर टिप्पणी की गई टैंक के निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाथ में इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलवाते हैं। यह घटना क्या थी, और इसके बारे में आप अन्य ब्यौरे जुटाएं।
इस प्रकार की कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई हुई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार में अध्याय 5 में पढ़ लेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती है या काम करती है। चलिए चलते हैं परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की एक सरल सी परिभाषा एक बात से शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा अपर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया और इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरी बात, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे वे चाहें तो मौजूदा शासन को बदल सकते हैं। और फिर तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के समान रूप से उपलब्ध हों और इसी चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक के अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़िए और इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण और विशेषता। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी हुई सलाह पर काम करेंगे। ये क्या कहलाया? एक प्रकार की कानून का शासन। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार का सम्मान है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। शासन के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे तो ये चुने हुए नेता द्वारा प्रमुख फैसले करना। ये एक प्रकार से लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में ये उदाहरण है। ये उदाहरण उनकी विशेषताएं जो है मैंने आपको सुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंगदोहो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई कि उन्होंने एक अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलांदा, इनका कहना है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं लोग। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां नहीं थी अब वे अपनाया जा रहा है, अपना रहे हैं। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तांकिनी इनका कहना है कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जेनी, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिवियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी, जो भी है,
इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमोन। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेज हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? रोज पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वो सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। 2, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। 2, ये ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविकता की तुलना वास्तविकता से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सब ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ियां तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदोह इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे कि मुझे देखकर खुशी हुई, और मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है। यह तो यह आप लोग सुलझाएं। पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो यह आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो अभी तक हमने जो तर्क पक्ष में पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं विपक्ष की बात। लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क है उसमें, इस चर्चा में हम लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिनमें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ या सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित में पता ही नहीं होता, और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण और खर्चीली होती हैं, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गईं? इसमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है, और इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह से सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया में अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखते हैं कि लोग आप अपने बारे में खुद फैसले करें, और इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं, और इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र पर का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों में के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? चलिए आगे जानते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयंकर अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे से मरे, और उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में
लोकतंत्र व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करने वाले लोग वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरत पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनके लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों को बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी होती है तो उनमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है और इससे कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उम्र या उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है और इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इससे जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की ही तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश भी इस तरह के अंतर और भी ज़्यादा होते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण में देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। इस प्रकार क्या है कि पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। और ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे आप? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इसे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समुदाय ज़्यादा समय तक साथ नहीं दे सकते। लोकतंत्र समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई स्थायी स्वरूप में पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समुदाय एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुटता बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिस्सों में से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उनमें बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है वे किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था से बेहतर फैसले लेने की उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों के से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े हुए लोगों को। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इससे हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों को सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं किया जा सकता। चलें अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हम सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर है कि उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इनमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने से ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी
भी इसमें गलतियां सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है और इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं। हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया। 28 जून को होने वाले चुनाव को हम वही करते जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। तो इस तरीके से ये चर्चा थी जिसको लिखा हुआ था। तो ये राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। इसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच में युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना है कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने की अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। इन दोनों विचारों में आपकी सहमति किसकी तरफ है, आप इसके बारे में मुझसे कमेंट में चर्चा कर सकते हैं। यह जो कार्टून आपने देखा, ये कार्टून कनाडा के 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ और इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना है कि लिबरल पार्टी में एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी। पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई और यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में, इसके बारे में आप स्वयं चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली पर चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और यह जरूरी होता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं होता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इनमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है और इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती और इससे हम लोकतंत्र की सरकार में इसे परे जाकर नहीं समझ पाते और इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठन के लिए करते हैं। जरा इन कथाओं पर गौर करिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर अपनी आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब है कि उस फैसले के से प्रभावित होने वाली सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति के फैसले लेना, यानी कि बहुत शक्तिशाली ना हो उनका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों की जरूरत को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए और इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और
का पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं, और इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हम लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की, हमें सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूप की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं के प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम स्वरूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, और इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने की कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में लोग आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ कभी सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बनाए रखने और मजबूत करने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम भी ये काम करते हैं, वह भी हमारे देश के लोकतंत्र का अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासकीय व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासक जैसी अन्य व्यवस्थाओं के सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो और लोकतांत्रिक राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। इसके बाद आप कुछ चीज़ें हैं खुद करें, कुछ सीखें, इसको छोड़ दें। यहाँ पर अगले जो हैं, अब ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब ढूंढने हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से बेहतरता से कर सकें। कुछ प्रश्नावली यहाँ हैं, जैसे कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचना है। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो जैसे लिखा है, देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ मतलब किस प्रकार है, लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना है। इस चीज़ों को समझ के अगर आपको समझ में आया ये चैप्टर तो आप इसको लाइक करिएगा और साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिएगा ताकि ये चैप्टर आपको समझ में आ सके। तो अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारियों के साथ अध्याय 2 हमारा कंप्लीट हुआ और नए अध्याय 3 के साथ हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।